नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के मॉडल पेपर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है ये रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा सरल लग रहा होगा, लेकिन हम क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो पोलियो का टीका है इसका आविष्कार किया था जोनास साल्क ने। किसने? जोनास साल्क ने इसका आविष्कार किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो पोलियो है यह एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि जो पोलियो है ये वायरस से होता है, ठीक है। और इस रोग में मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं। और दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे विश्व पोलियो दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया था। दोस्तों WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था 2014 में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक नाम लिखा है एडवर्ड जेनर, ठीक है। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एडवर्ड जेनर हैं इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो देखिए दोस्तों इन चार में से जो सुजाक रोग है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और देखिए दोस्तों जो सुजाक रोग है, ठीक है, आपको याद रखना है कि सुजाक रोग को गनोरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको गनोरिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो सुजाक रोग है इसको हिंदी में प्रमेह रोग कहा जाता है। इसको हिंदी में प्रमेह रोग कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमित रोग है। और क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि ये रोग कैसे फैलता है। तो ये रोग जो है ये संभोग करने से फैलता है, यानी कि सेक्स से फैलता है। और दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनसे ये रोग बच्चों में भी फैल जाता है, ठीक है। तो ये महिलाओं से भी ये बच्चों में फैल जाता है और ये मोस्टली संभोग करने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। देखो दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है, माइंड मास्टर, ठीक है। केवल आपको माइंड मास्टर याद रखना है। और इस बुक के राइटर कौन है, तो इस बुक के राइटर हैं विश्वनाथ आनंद। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों ये जो बुक है ये विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। अब जब इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है तो ऑटोबायोग्राफी बंदा खुद ही लिखता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि ये पुस्तक लिखने में इनका साथ किसने दिया था, ठीक है। तो इनका साथ दिया था सुसान निन्ने ने, ठीक है। एक खेल पत्रकार हैं सुसान निन्ने, इन्होंने इस पुस्तक को लिखने में विश्वनाथ आनंद का साथ दिया, हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, बैक स्टेज दी स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है, बैक स्टेज, ठीक है। तो बैक स्टेज जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम है मोंटेक्स आहलूवालिया। क्या नाम है, मोंटेक्स आहलूवालिया उनका नाम है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कौन है दोस्तों, तो मोंटेक्स आहलूवालिया जो है दोस्तों ये प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। और ये जो योजना आयोग थी तो योजना आयोग के समय में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों जो बैक स्टेज बुक है इस बुक में इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उसको कमी है किस विटामिन की। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को रिकेट्स होता है, ठीक है, तो उसको विटामिन डी की कमी होती है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। सूखा रोग को हम क्या कहते हैं, तो सूखा रोग को हम रिकेट्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और कई कंडीशन में टूटने भी लगती हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है विटामिन डी की। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन किस सूची के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसमें आप 2 स्टार लगा लीजिए। तो देखो दोस्तों जो एजुकेशन है ये कौन करंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो एजुकेशन है ये पहले स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आती थी, ठीक है, लेकिन फिर होता है 42वां संविधान संशोधन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा जो शिक्षा है इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अब जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, यानी कि शिक्षा पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, क्योंकि समवर्ती सूची आप लोग जानते हैं कि समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, ठीक है। दोस्तों समवर्ती सूची की यदि हम बात करें कि इसमें विषयों की संख्या पहले कितनी थी, तो दोस्तों समवर्ती सूची में विषयों की संख्या पहले 47 थी, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी हो गई है, तो दोस्तों वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या हो गई है 52, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों एनएसजी के नए डीजी बन गए हैं, उनका नाम है एमए गणपति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है एनएसजी की, तो जो एनएसजी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी में इसको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। इसकी जो स्थापना है ये 1986 में की गई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और देखो दोस्तों जो एनएसजी है ये देश में आतंकवादी गतिविधियों को निपटने का कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं, उनका नाम है ग्रेग बार्कले। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों जो ग्रेग बार्कले हैं ये किस देश के हैं, तो ये न्यूजीलैंड देश के हैं। कहाँ के, ये न्यूजीलैंड देश के हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पर बात हुई है आईसीसी की, तो जो आईसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। और दोस्तों जो आईसीसी है ये पूरे विश्व में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आईसीसी है ये क्रिकेट का एक वर्ल्ड लेवल का बोर्ड है, ठीक है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये दुबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो ग्रेग बार्कले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और दोस्तों आईसीसी के वर्तमान में सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो मनोज साहनी है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको शॉर्ट में हम सीएजी कहते हैं। तो सीएजी का नियुक्ति का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 148 में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सीएजी का यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो राष्ट्रपति जी होते हैं इनके द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है। और यदि हम बात करें कि इंडिया के फर्स्ट कैग यानी कि सीएजी कौन बनाए गए थे, तो वी नरहरि राव जो हैं ये इंडिया के फर्स्ट कैग बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल कहाँ बनाया गया। दोस्तों देश का पहला पशु युद्ध स्मारक ये बनाया गया है मेरठ में। कहाँ पर, मेरठ में बनाया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों ये जो स्मारक है ये उन पशुओं को समर्पित है जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपना योगदान दिया था और आतंकवादी विरोधी अभियान में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा ये भारतीय रेल का स्लोगन है। यदि हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन जो है ये भारतीय रेलवे का स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। दोस्तों डीजल रेल इंजन कारखाना ये वाराणसी में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। दोस्तों बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करेंगे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की गई शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो देखिए दोस्तों हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है और इस सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो पहला स्थान मिला है केरल को, ठीक है। और देखो दोस्तों यदि हम बात करें
कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो दूसरे स्थान पर रहा है राजस्थान, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक, ठीक है। और दोस्तों यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर भी जो केरल राज्य है ये शिक्षा में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो केरल है ये शिक्षा के मामले में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। तो देखो दोस्तों पृथ्वी की सबसे पतली परत है भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी है। और इसको हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इसकी गहराई की बात करेंगे तो 33 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है, ठीक है, 33 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। और इसकी दूसरी परत कौन सी होती है, तो इसकी दूसरी परत होती है मेंटल, ठीक है। और इसकी गहराई कितनी होती है, तो 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। और तीसरी और सबसे लास्ट परत कौन सी होती है, कोर होती है, ठीक है। और जो कोर परत है ये वाली, इसकी गहराई कितनी होती है, तो 6371 किलोमीटर, ठीक है, 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में 8वें अजूबे के रूप में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है। दोस्तों 8वें अजूबे के रूप में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हुई है ना, तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। और दोस्तों ये कहां पर स्थित है, तो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात का एक जिला है नर्मदा जिला, ठीक है, नर्मदा जिले में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। यदि हम इसकी हाइट की बात करेंगे दोस्तों तो 182 मीटर इसकी हाइट है। यदि हम फीट में बात करेंगे दोस्तों तो 597 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसके वास्तुकार यानी कि मूर्तिकार कौन है, ठीक है। तो राम वी सुतार जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं। और दोस्तों इसका लोकार्पण किसने किया था, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और कब किया था, तो 31 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण किया गया था, ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या होता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, क्योंकि जो हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे देश की सशस्त्र सेनाएं हैं, जो हमारे देश की तीनों सेनाएं हैं, इनका कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 53(2) में किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 53(1) की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होगा और संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है। अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता संबंधी वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होगी, ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद 58 में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेंगलुरु शहर में खालिस्तान की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसे स्पेरोथेका बेंगलुरु नाम दिया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि स्पेरोथेका जो बेंगलुरु नाम दिया गया है ये किस प्रजाति को दिया गया है। दोस्तों ये मेंढक को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं। तो देखो दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अब तक एक भी न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब तक महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये किसी के विरुद्ध नहीं चलाई गई, लेकिन चलाई तो गई बहुत सारे न्यायाधीशों के खिलाफ में, लेकिन कोई भी न्यायाधीश जो है ये महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं जा सका। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पता है क्या पूछा जाता है कि वो पहले जस्टिस कौन थे जिनके खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया या फिर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। तो उन पहले जस्टिस का नाम है वी रामास्वामी, ठीक है, वी रामास्वामी इनका नाम है। और इनके खिलाफ में सबसे पहले महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1991 में लाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में
जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इन पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सारी बातें दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लें, लिख लें, जो आपको करना है कर लें, क्योंकि ये तो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 नंबर दिलाते हैं और दोस्तों 1 नंबर से ही सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, विश्व के टॉप 20 निर्णायक लोगों की सूची में भारत के कितने लोगों को शामिल किया गया? दोस्तों विश्व के टॉप 20 निर्णायक लोगों की जो सूची है इसमें भारत के 2 लोगों को शामिल किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें कि उन 2 लोगों में कौन कौन है, तो एक तो है कन्हैया कुमार, ठीक है, एक है कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार को इस सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान मिला है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो दूसरे व्यक्ति कौन है? तो दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों प्रशांत किशोर, ठीक है, और प्रशांत किशोर को इस सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इनको 16वां स्थान मिला है, ठीक है। और दोस्तों जो विश्व के टॉप 20 निर्णायक लोगों की सूची है, यदि हम बात करें कि इसमें फर्स्ट स्थान किसको मिला है, दोस्तों अमेरिका के एक टिप्पणीकार और कॉमेडियन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है हसन मिन्हास, ठीक है। तो हसन मिन्हास को जो है इस सूची में प्रथम स्थान मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला डायनासोर पार्क कहां पर खोला गया? दोस्तों देश का पहला डायनासोर पार्क जो है ये गुजरात के महिपाल जिले में खोला गया है। कहां पर? गुजरात के महिपाल जिले में देश का पहला डायनासोर पार्क खोला गया है, ठीक है। और देखो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में प्रथम या फिर पहला जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तिरुपति खाद्य तेल कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दोस्तों तिरुपति खाद्य तेल कंपनी जो है इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है करीना कपूर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। करीना कपूर कौन है? तो इंडियन एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झामर खोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों जो झामर खोतरा खदान है ये प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो झामर खोतरा खदान है ये कहां पर स्थित है? दोस्तों ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पर? ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों यहाँ भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है। भारत के सबसे बड़े रॉक फॉस्फेट का भंडार कहां पर है? तो यहीं पर है झामर खोतरा खदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? दोस्तों पृथ्वी के पूरे स्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, पृथ्वी के पूरे स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा यदि की हम बात करें तो भारत का हिस्सा कितना है? तो 2.4% है। कितना? ये पृथ्वी का पूरा स्थलीय क्षेत्र है और इसमें भारत का हिस्सा कितना है? तो 2.4% है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, तो आप क्या कहेंगे कि वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,200 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए निकट बिंदु होता है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों जो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं यानी कि जो हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति होते हैं इनके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि दीर्घ दृष्टि दोष होता क्या है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु जो निकट की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है दोस्तों। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है। अब आप समझिए कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि यह एक व्यक्ति है, ठीक है, यह व्यक्ति की आंख है और यदि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की कोई एक पठन सामग्री, यदि हम पुस्तक की बात करेंगे, ठीक है, तो कोई पुस्तक जो है यदि 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर हमने दूर एक पुस्तक रखी है, ठीक है, तो उसको ये पुस्तक स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। और यदि यही पुस्तक आप यहाँ पर रखेंगे 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर पर तो ये पुस्तक इसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये जो दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं जो व्यक्ति उनके लिए निकट बिंदु क्या होता है तो 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से दूर वाली जो पुस्तकें हैं या फिर जो पठन सामग्री है उनको ये दीर्घ दृष्टि से ग्रसित बंदा या फिर व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है इसके उपचार के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? तो इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता रहना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है,
इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, इसको शॉर्ट में DRDO कहा जाता है। तो DRDO के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो DRDO के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, और भी डिटेल आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मैं मॉडल पेपर बना चुका हूं, अभी तक ये तीसरा मॉडल पेपर है। आपके लिए एक दिन छोड़ के रोज एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको यदि एक साथ सारे मॉडल पेपर देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियोस दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।